हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 हिंदी का एक महा मैराथन क्लास है। अगर आप इस 30 से 40 मिनट की वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका हिंदी में 50 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यानी कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का जो खंड का है, इस पूरे खंड का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। यानी कि आपको सेम इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार हमें हिंदी में 100 में से 95 प्लस लेकर आना है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो कमजोर छात्र भी हैं वो 90, 95, 92, 97 ऐसे वो नंबर लेकर आए हिंदी में, तो आप क्यों नहीं ला सकते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपका 50 नंबर बिल्कुल पक्का करवाने वाला हूं, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। देखिए स्टूडेंट, अभी भी आपके पास समय है, भले ही बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका हो, लेकिन सिर्फ 2 वीडियो में बनाऊंगा। आज खंड का मैं बना रहा हूं 50 नंबर का, और इसके बाद मैं खंड खा बनाऊंगा। ठीक है, 2 वीडियो में मैं पूरा हिंदी खत्म कर दूंगा। तो आप 2 वीडियो को 2 दिन में अगर आप लोग चाहें तो हिंदी की ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि आप 90, 92, 93 इस तरह से आप हिंदी में नंबर बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आधे घंटे में सब कुछ आज खत्म हो जाएगा। मैं इस वीडियो में 7 टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, पूरे 7 टॉपिक जो आपके खंड का में रहते हैं। जैसे देखिए, पहला टॉपिक होगा हिंदी के 15 बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके हिंदी के पेपर में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, उसको मैं बताऊंगा। 15 क्वेश्चन मैंने टोटल इस वीडियो में लिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो रहता है 10 नंबर का रहता है। उसके बाद हम एक गद्यांश को सॉल्व करेंगे, और जिस तरह मैं सॉल्व करूंगा इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, तो इसका भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तीसरा है महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए गद्यांश के बाद पद्यांश आता है, तो ये भी 10 नंबर का रहता है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है तो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास नहीं है। और ये अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर का आता है। फिर हम देखेंगे कवि का जीवन परिचय, 5 नंबर का आता है। इन सबको हम लिखकर समझेंगे। देखिए गद्यांश भी मैंने लिया है इंपॉर्टेंट, पद्यांश भी लिया है, लेखक का मैंने जीवन परिचय भी लिखा है। जैसा लिखा है वैसा ही आपको भी लिखना है। ठीक है, फिर कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर हम कहानी पढ़ेंगे, जैसे आपका पंचलाइट कहानी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पंचलाइट कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो खंड का है, इस पूरे खंड का को मैं इस वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में 7वां है खंड काव्य। ठीक है, जो 5 नंबर का आता है। तो टोटल कितने नंबर हुए देखिए आपका, ये 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35, 5, 40 और 5, 45, 5, 50। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे 50 नंबर का पेपर मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। तो ये आपका खंड का है। अभी आपका खंड खा भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं खंड खा को भी लेकर आऊं बहुत जल्दी, तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम से सभी वीडियोज मिलते रहें। ठीक है, और इस वीडियो का टारगेट है, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का। जैसे ही ये 5000 लाइक पहुंच जाएगा मैं खंड खा को भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कंजूसी मत कीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़िए, ताकि आपको सभी वीडियो टाइम से मिलते रहें। तो हम एक एक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आधा घंटा सिर्फ आपको ध्यान से समझना है वीडियो को। अगर आप मिस कर देंगे फिर हिंदी का पेपर आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। जो खंड का है उस पूरे पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है हिंदी के 15 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, फिर कवि का जीवन परिचय, फिर कहानी, फिर खंड काव्य। ठीक है, सबको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए पहला टॉपिक सबसे पहले देखते हैं, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 10 नंबर का आता है, और 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। ठीक है, और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा आपको लिखना कैसे बोर्ड में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे,
का है मुंशी प्रेमचंद, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है लल्लू लाल और घा है धर्मवीर भारती। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, देखिए ये क्वेश्चन नहीं उतारना है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। तो आप क्या कीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालकर आपको जो प्रश्नोत्तर संख्या में दिया गया है, फर्स्ट सेकंड या काखा गाखा कुछ दिया गया है, उसका आप आंसर केवल लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं उतारना, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका केवल आपको आंसर लिखना है, जो ऑप्शन सही होगा वही आपको लिखना है। ठीक है, समझे। दूसरा देखिए, आवारा मसीहा की रचना विधा है, यानी कि जो आवारा मसीहा है इसको किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर जी ने। ये किस विधा की रचना है, तो ये आपका जीवनी है, तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आवारा मसीहा जो है ये जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, जैसे कई विधाएं, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, लेकिन ये एक जीवनी है। ऐसे देखिए तीसरा क्वेश्चन भी यही इसी से रिलेटेड है, थोड़ा घुमा फिरा कर दे दिया गया। देखिए, निम्नलिखित में से जीवनी है, इसमें से कौन सी रचना है जो जीवनी है, तो मैंने अभी बताया आवारा मसीहा एक जीवनी है, तो सिंपल सा है, इसको टिक कर दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट है। अभी तो वीडियो, अभी तो ये शुरुआत है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और ऐसे पढ़िए जैसे आप इस तरह से हमेशा जब तैयारी कीजिए तो ऐसे करिए जैसे कल मेरा हिंदी का पेपर है। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये लगना चाहिए आपके दिमाग को कि कल मेरा हिंदी का पेपर है, मुझे कल हिंदी का पेपर देना है। इस तरह से तैयारी करेंगे, आपको 90% प्लस लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, जो भी पढ़िए फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि अब की बार आपको टॉपर बनना है, अपने माता पिता का नाम, अपने स्कूल कॉलेज का नाम रोशन करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। देखिए, निराला की साहित्य साधना ये एक रचना है, इसके लेखक कौन है, का है रामविलास शर्मा, खा है भगवती चरण वर्मा, गा है रांगे राघव और घा है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का रामविलास शर्मा। ठीक है, निराला की साहित्य साधना, इसके लेखक है रामविलास शर्मा जी। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही हम 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश पद्यांश सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं, यानी कि हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, का है मोहन राकेश, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है इला चंद्र जोशी, घा है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। ठीक है, ये हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। समझ में आया, घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे 6 नंबर देखिए, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है ये आपको बताना है, तो वो है घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, तो ये का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। आधुनिक काल के अगर प्रारंभिक डायरी लेखक का नाम पूछा जाए तो घनश्याम दास बिड़ला जो है, बिड़ला। ठीक है, थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे 7वां क्वेश्चन देखिए, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। देखिए, कलम का सिपाही जो है ये किस विधा की रचना है, ये इस प्रकार से पूछा जा रहा है। ठीक है, का है कहानी, खा है जीवनी, गा है उपन्यास, घा है रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, जीवनी। देखिए, कलम का सिपाही जो है ये भी एक जीवनी है, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। ऐसे 8वां देखिए, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के प्रकाशक हैं, यानी कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, इसके प्रकाशक कौन है, का है बनारसी चतुर्वेदी, खा है वियोगी हरि, गा है महात्मा मुंशीराम, घा है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, वियोगी हरि। ठीक है, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, इसके प्रकाशक जो है वो वियोगी हरि जी है। ठीक है, अच्छा 9 नंबर देखिए, समाजवाद के लेखक हैं, जो समाजवाद रचना है इसके लेखक कौन है। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, हमें गद्यांश पद्यांश जीवन पर से कहानी सब कुछ पढ़ना है, तो थोड़ा स्पीड से हमें चलना होगा, क्योंकि जो मंद मंद आप चल रहे थे उस स्पीड को थोड़ा तेज कर दीजिए, क्योंकि जितनी तेज आपकी स्पीड होगी उतना ज्यादा आपका नंबर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं बस खूब तेज पढ़ते चले जाएं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप थोड़ा अच्छे तरीके से थोड़ा तेजी से पढ़ें। ठीक है, तो समाजवाद के लेखक कौन है, का है नंद दुलारे वाजपेयी, खा है डॉक्टर संपूर्णानंद, गा है राहुल सांकृत्यायन, घा है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, मोहन राकेश। ठीक है, समाजवाद के जो लेखक हैं वो मोहन राकेश जी हैं, तो ये आपका घा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऐसे चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हरिशंकर परसाई की कृति है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, तट की खोज। देखिए, तट की खोज जो रचना है ये हरिशंकर परसाई जी की, बाकी तीनों रचनाएं उनकी नहीं है। ठीक है, समझ में आया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 11 नंबर देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, ये तो सभी को पता है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ब्राह्मण पत्रिका, हिंदी प्रदीप के संपादक, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 नंबर देखिए, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? देखिए बनारस अखबार जो है इसके प्रकाशक थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। 13 नंबर देखिए, आनंद कादंबरी के संपादक हैं। आनंद कादंबरी मैंने बताया था आपको, इसको याद कर लीजिएगा। तो आनंद कादंबरी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, ठीक है। तो ये आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे इसमें ऑप्शंस होंगे, 2 क्वेश्चन और हैं, इसमें हम 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। वैसे क्वेश्चन तो मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में पहले भी बहुत सारे बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उन्हीं 15 को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक थे। ये बहुत पहले से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। इसके संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी, ठीक है। तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी थे, ठीक है। तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। 15 नंबर देखिए, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे। तो यहां पर 15 क्वेश्चन मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का बता दिया, और आपके पेपर में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 10 नंबर के। तो 10 नंबर का अगर आपको क्लियर करना है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन और भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन 15 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न जो था वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब आता है क्या? देखिए मैंने बताया था अब क्या आएगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद आपके पेपर में आएगा महत्वपूर्ण गद्यांश। तो चलिए 10 नंबर और क्लियर कर लेते हैं, और एक गद्यांश हम लेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब चलिए एक गद्यांश को सॉल्व करते हैं, क्योंकि गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए गद्यांश जो आता है आपका 10 नंबर का आता है, तो हमें 10 नंबर क्लियर तो करना ही होगा, चाहे आज आप करें चाहे 2 दिन बाद करें। लेकिन ध्यान से समझिए, जो गद्यांश मैं बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये गद्यांश, ठीक है। देखिए गद्यांश क्या है, पहले गद्यांश को हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पेपर में क्या होगा, ऐसे गद्यांश पहले दिया जाएगा, उसके बाद में उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। गद्यांश दे दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है कि उसी का आंसर आपको देना होगा। फिर देखिए पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। देखिए साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्म रूप की दृष्टि से संस्कृति की ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि में से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अब आपसे पूछा जाए किस चैप्टर का है, तो आप बता देंगे राष्ट्र आ गया, यानी कि ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर का है। तो आपको गद्यांश पढ़ना क्यों होता है? ताकि आपको पता चल जाए आखिर ये किस चैप्टर का है, ठीक है। तो आपको इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए गद्यांश आपने पढ़ लिया, अब आपको पहचानना होगा ये किस पाठ से लिया गया, उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश का मतलब क्या हुआ। देखिए ऊपर देखिए ये जितनी लाइनें हैं जिनके नीचे अंडरलाइन है, यहां तक आपको अपनी भाषा में व्याख्या करना है, ठीक है, थोड़ा चेंज करके। अच्छा तीसरा देखिए क्या है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। इसका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए चौथा देखिए, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। और 5वां है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है, ठीक है। तो इनका आंसर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पैसेज में सब मिल जाएगा, बस आपको इन दोनों का आंसर अपनी तरफ से लिखना होगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया। अब इसको अगर आपको सोल्व करना है तो किस तरह से आप सोल्व करेंगे ये समझिए, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपने पढ़ लिया, अब आपके एग्जाम में 2 गद्यांश रहेंगे, आपको एक ही सॉल्व करना होगा। तो मान लीजिए आपने ये वाला आप कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले इसका जो फर्स्ट वर्ड है साहित्य, और जो इसका लास्ट वर्ड है देखिए ध्यान से स्वास्थ्यकर है, ठीक है। इसको आपको डॉट डॉट करके लिख देना। जैसे देखिए यहां पर लिखिए, ऐसे ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर ऐसे लिखिए साहित्य आपने लिख दिया, ठीक है। और डॉट डॉट करके आपको पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना होगा, मैं यहां पर नहीं डालना हूं, ठीक है। डॉट डॉट करके लिख देना स्वास्थ्यकर है, स्वास्थ्य कर
है। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्यों आप लिख रहे हैं? देखिए 2 गद्यांश रहेंगे, आपको क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, तो एग्जामिनर कैसे समझ पाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश किया है? तो इसको लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए 2-2 नंबर हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसको अगर लिख देंगे 2 नंबर आपका क्लियर, इसको इसका आंसर लिख देंगे 2 नंबर क्लियर, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा। तो पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए हम एक हेडिंग हम डालते हैं, बहुत ही सुंदर सा, उसका नाम है संदर्भ। ठीक है, पाठ और लेखक का नाम लिखना है तो आपको एक हेडिंग डालना होगा संदर्भ। ठीक है, और ये जो मैं ग्रीन येलो इन सब पेन का यूज कर रहा हूं, बिल्कुल भी आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना रहता है। ठीक है, अब संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? बहुत ही प्यार से लिखेंगे। देखिए आपको इसमें पाठ और लेखक का नाम लिखना है तो लिखेंगे प्रस्तुत, ठीक है, गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तक आपका कौन सा है उसको लिख देना है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक के अब देखिए ये गद्य भाग है, तो गद्य भाग है क्योंकि गद्य से लिया गया है, तो यहां पर इसको लिख देंगे गद्य भाग। थोड़ा ब्लैक से लिखेंगे, देखिए थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे, ठीक है, तो गद्य भाग में संकलित, में संकलित, ठीक है, में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे हैं भारतीय संस्कृति के अध्येता, ठीक है, भारतीय संस्कृति के अध्येता। आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं पाठ का नाम, लेखक का नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह लिखेंगे तो आपके चांसेस पूरे नंबर लाने के होंगे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अब इनका नाम लिखेंगे जो हमारे लेखक हैं। ठीक है, वासुदेव शरण, आप थोड़ा राइटिंग से लिखिएगा। ठीक है, मैं जिस तरह लिख रहा हूं वो इस तरह लिख रहा हूं, आप और अच्छा लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि राइटिंग का नंबर ना कटे। ठीक है, द्वारा लिखित, और जब फर्स्ट सेकंड पेज लिखे थोड़ा सा इंप्रेसिंग लिखे कि एग्जामिनर भी देखे अरे कितना अच्छा लिखा इस बच्चे ने। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित, द्वारा लिखित। ठीक है, अब हम पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम क्या है? देखिए राष्ट्र का स्वरूप, तो यहां पर लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप। देखिए आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा और अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक, शीर्षक निबंध से, शीर्षक निबंध से, निबंध से अवतरित है, अवतरित है। ठीक है, बस हो गया, बस हो गया आपका संदर्भ। देखिए कितना प्यारा सा हमने लिख दिया, ऐसे प्यार से आपको भी लिखना है। देखिए इसमें लेखक और पाठ का नाम दोनों आना चाहिए, तो मैंने जिस तरह से लिखा इसमें दोनों आ गए। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो देखिए यहाँ पर लेखक का नाम आ गया, यहाँ पर पाठ का नाम आ गया, संदर्भ बिल्कुल सही है। 2 नंबर हमने पक्का कर लिया, 2 नंबर क्लियर हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, 2 नंबर हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन हमारा था उसको हमने लिख लिया। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर क्लियर। अब दूसरा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको करना क्या है, जो आपका क्वेश्चन है इतना सा, जितने के नीचे अंडरलाइन है, देखिए साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। इतने का आपको अपनी भाषा में व्याख्या लिखनी है। ठीक है, अपनी भाषा में लिखिए, या आप इसमें जो आप लिखा हुआ है इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप रटकर जाएं, रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए हमने रेखांकित अंश की व्याख्या अपनी भाषा में लिख रखा है, क्योंकि इसको मैं लिखता तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होता, क्योंकि इस समय एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, देखिए क्या है, लेखक कहते हैं
कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार की आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। बस ये आपका हो गया, 2 नंबर यहां पर भी क्लियर हो गया। हमने रेखांकित अंश की व्याख्या अपनी भाषा में लिख दिया, 2 नंबर हमारा एकदम क्लियर हो चुका है। इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है, सिर्फ समझना है आपको। थोड़ी अपनी भाषा में लिख दीजिए, 2 नंबर हमारा क्लियर हो गया। तो देखिए 10 नंबर का आता है, 4 नंबर हमने क्लियर कर लिया है, यानी कि 2 क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया, 2 नंबर यहां पर क्लियर। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? अब इसका आंसर कहां मिलेगा आपको? आप लोग ढूंढेंगे तो इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। देखिए सबसे ऊपर क्या है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। बस हो गया। किन रूपों में था, तो आपको क्या करना ना, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में, ऐसे लिख देना। सिंपल सा आंसर आपको जो 3 क्वेश्चन लास्ट के हैं उसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो देखिए हमने लिखा है, यहां पर आंसर लिख दिया है, साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यहां पर भी 2 नंबर क्लियर हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर रेखांकित अंश की व्याख्या थी तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा लिखा, तब हमने 2 नंबर पाया। ठीक है, अब ये तो छोटा सा है। देखिए हर चीज बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत छोटा भी होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमने 6 नंबर क्लियर कर लिया, 3 क्वेश्चन का आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? यानी कि जो सहृदय व्यक्ति होता है वो किसको स्वीकार करके आनंदित होता है? तो देखिए यहां पर लिखा है, ठीक है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। 2 नंबर क्लियर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको आपके उसी में मिल जाएगा गद्यांश में। ठीक है, ऐसे अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हमारा क्लियर हो गया, हमने 4 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? ठीक है, यानी कि जो ये पंक्ति है इसमें जो है राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है, तो सब आंसर आपको दिया गया। देखिए आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है, जो व्यक्ति के सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे इसका आंसर, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। 2 नंबर यहां पर भी हमारा क्लियर हो गया। यानी कि गद्यांश में टोटल 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल 10 नंबर का ये टॉपिक है और 10 नंबर हमारा क्लियर हो गया है। तो ये आपका था गद्यांश, एक महत्वपूर्ण गद्यांश जो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 का आंसर दीजिए, 10 नंबर ले जाइए। ठीक है, तो गद्यांश भी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलिए पद्यांश को देखते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं। अब चलिए देखते हैं पद्यांश को। पद्यांश किससे आता है? देखिए हमारे जो हिंदी पद्य है उससे पद्यांश आएगा। ठीक है, और ये जो है 10 नंबर का आता है, सेम वही प्रोसेस है। इसमें क्या है, उसमें गद्यांश एक पैसेज दिया रहता था, इसमें क्या है, इसमें कुछ लाइंस दी जाएंगी कविताओं की और उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल 10 नंबर का ये भी रहेगा, उसी तरह रहेगा। चलिए देखते हैं कौन सा है। एक मैंने लिया है जो आपका चैप्टर है, इसमें दिया गया है। देखिए, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, ये बताइए किस चैप्टर से है? ये कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर, जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, ये उसी चैप्टर से है। देखिए क्या है, बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। ठीक है, तो पहले इस पद्यांश को ध्यान से हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक इसका आंसर कैसे देंगे। तो देखिए, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भया तुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरिया गंभीर निर्नित जैसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए यहां पर क्या है, जो भरत जी हैं और राम जी हैं वो सब बैठे कुटिया में। ठीक है, तो देखिए तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे।
देखिए भरत सहित जो अयोध्या वासी हैं वो पंचवटी पहुंचने के बाद रात्रि में श्री राम जी की कुटिया के सामने सभा लगाकर बैठे हैं। यानी कि जो भारत के साथ जो अयोध्या वासी हैं वो पंचवटी पहुंचते हैं, जहां राम जी का जो वनवास हुआ था, वहां जहां राम जी रहते थे वहां पर बैठे हुए हैं। रात्रि का समय है और श्री राम जी की कुटिया के सामने सभा लगाकर बैठे हैं। ठीक है, आगे देखिए, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। तो वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, वहां पर क्या है कि आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। ठीक है, और सभा में जितने भी लोग बैठे हैं वो निर्णय का परिणाम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आखिर हम लोग यहां पर आए हैं, इसका परिणाम क्या होगा, क्या निर्णय लेंगे श्री राम जी। ठीक है, क्या वो हमारे साथ अयोध्या वापस जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं वो देवतागण जो है वहां पर एक टक नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं कि क्या होगा, क्या परिणाम निकलेगा। देखिए, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे। ठीक है, आगे देखिए, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। ठीक है, तो क्या होता है कि सभी इस बात को लेकर भयभीत थे। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हैं और इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ ना निकालें। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां का जो प्रकृति है बहुत ही सौंदर्य है, बहुत ही सौंदर्य है। ठीक है, खिले हुए करौंदे पुष्प से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहां उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही है। यहाँ की यानी कि वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं सबको बहुत ज्यादा वो पुलकित करे, मंद मंद वायु। ठीक है, वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निध निध जैसी। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पर चांदनी छिटक रही थी, जहां पर बैठे थे वो लोग, चांद चमक रहा था, चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यंत्र मिलना दुर्लभ है। वहां सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। देखिए, वहां चंद्रलोक था, वहां जो सभा बैठी थी वो लग रहा था कि चंद्रलोक है। ठीक है, और कहां चांदनी वैसी, और वैसा चांदनी कहां मिलेगा। ठीक है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निध जैसी। तभी क्या होता है, अलौकिक दृश्य से परिपूर्ण शांत सभा में श्री राम जी ने उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। श्री राम जी ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो वहां पर सभी लोग बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या होगा, अभी श्री राम जी क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी रहेंगे। उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और तीसरा है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हैं। तो सिंपल सा है, भरत राम जी को लेने चित्रकूट गए हैं। ठीक है, राम जी को और भी सभी लोग जो हैं। और चौथा, अयोध्या का राज्य किसे मिला था, तो भरत को मिला था, अभी मैं बताऊंगा। पांचवा है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निध जैसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दीजिए और ले जाइए, 10 नंबर आपके हाथों में होगा। ठीक है, और कोई काट ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे आपको समझना है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको क्या लिखना है। ठीक है, कैसे इसका संदर्भ लिखना है, इसमें भी ऐसे संदर्भ लिखना होगा। देखिए, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो वैसे ही हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर तदंतर बैठी और यहां पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सिर्फ इतने का आपको व्याख्या करना है, एक लाइन का, प्रभु बोले गिरा गंभीर निध जैसी। तो एक लाइन में नहीं करना, थोड़ा बड़ा करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे और आपको पूरा नंबर मिले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तदंतर लिखेंगे, डॉट डॉट करके नीर निध जैसी लिखेंगे। ठीक है, फिर हम संदर्भ लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, उसके बाद में लिखना है तदंतर। तदंतर मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपने यही वाला किया है। ठीक है, तदंतर लिखा, फिर डॉट डॉट करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, नीर निध जैसी, नीर निध जैसी। ठीक है, इससे होगा ये कि आपको एग्जामिनर पता चल जाएगा कि आपने यही वाला पद्यांश किया है। अब एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा, खूब बढ़िया सा, जो दिखने में ब्यूटीफुल हैंडसम लगे, वो है संदर्भ। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल देंगे। 10 नंबर पाना है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना होगा। ठीक है, नहीं तो फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, मेहनत करना पड़ता। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश, हमारे साथ बोलिए जय श्री राम और लिखिए इसको। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त। यहां पर कवि का नाम पहले लिख देंगे, श्री मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि हैं। तो श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, ठीक है। अब इनकी रचना कौन सी, देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का एक महाकाव्य है साकेत। इसी साकेत से ये छोटा सा लिया गया है, साकेत। ठीक है, महाकाव्य से ये चैप्टर लिया गया, साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक
हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, देखिए कौन सा भाग है, पद्य भाग है, क्योंकि ये पद्यांश इसमें है, ठीक है। तो पद्य भाग, जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखिएगा, आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंडरलाइन कर देंगे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। में संकलित। अब संकलित के बाद क्या लिखेंगे, कैकेयी का अनुताप, जो चैप्टर का नाम है, कैकेयी का अनुताप, ठीक है। ये लिख दिया हमने प्यारा सा। अब लिखेंगे नामक, कैकेयी का अनुताप ये है, ठीक है। शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है, ठीक है। उद्धृत है या अवतरित है भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हो गया, 2 नंबर क्लियर हो गया हमारा। 2 नंबर आपके हाथ में, ये लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। तो इसमें लेखक का नाम, कवि का नाम पहले आ गया, फिर आपका लेखक जो चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम वो आया, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। अगर इस तरह से लिखेंगे एग्जामिनर तुरंत आंख मूंद कर आपको 2 नंबर दे देगा, ठीक है, सोचेगा भी नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था उसको समझिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो ये आपकी लाइन है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसे, ठीक है। इसका आपको व्याख्या करना है अपनी भाषा में, कैसे करेंगे बताइए। तो इसका व्याख्या मैंने लिख रखा है। 2 नंबर तो आपका क्लियर हो गया, आपने 15 लिख दिया। देखिए व्याख्या, अब आप लोग कहेंगे सर एक लाइन में था, आपने इतना बड़ा व्याख्या लिख दिया। देखिए कविताएं जो होती है उनके एक लाइन में पूरा गागर में सागर भरा रहता है, ठीक है। देखिए थोड़ा अपनी तरफ से लिखेंगे। पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी, ठीक है। सभा हो रही थी, एक ही लिखिएगा, 2 बार लिख दिया गया, ठीक है। तो रात्रि में सभा हो रही थी, उस सभा में अयोध्या में भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग, ठीक है, जितने भी वहां पर लोग उपस्थित थे, सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत। देखिए आपको जो लाइन दिया गया था, कोई जरूरी नहीं है कि उसी लाइन का लिखें, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख दें ताकि नंबर आपको पूरा मिल जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, समय आपके पास रहे। अब देखिए, हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा तो बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी से बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का। तो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखिएगा, अतिशयोक्त कर दीजिएगा उसको, ठीक है, तभी काम बनने वाला। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर यहां पर भी हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा, भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे, तो एक लाइन का आंसर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। बस हो गया, 2 नंबर आपका यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये सब एक लाइन का है। देखिए चौथा है, अयोध्या का राज्य किसे मिला था, तो देखिए अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। 2 नंबर यहां पर भी क्लियर। कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन नीचे रहेंगे, छोटे छोटे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या की तरह बड़े बड़े क्वेश्चन मिले, ठीक है। 5वां देखिए, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए इसमें उपमा या अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, दोनों हो सकता है, उपमा अलंकार भी, अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने पद्यांश में भी 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 2 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर हमारा यहां पर भी क्लियर हो चुका है। बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें, 0/VD, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। देखिए मैं एक को ध्यान से समझा रहा हूं, टाइम मत देखिएगा कि यहां आधा घंटा हो गया, आप चलो खा लेते हैं, सो लेते हैं। जो सोएगा वही खोएगा, ठीक है। आप समय नहीं है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बाद में तो रोना पड़ेगा, पछताना नहीं, आपको रोना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करिए, क्योंकि 100 में 95+ अब की बार हमें लेकर आना है, और आएंगे लेकर, ठीक है। ऐसा कहिए हम लेकर आएंगे, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी समझ में आ गया पद्यांश। अब आते हैं जीवन परिचय पर, ठीक है। जीवन परिचय देखते हैं। अब देखिए जीवन परिचय में हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे,
और 5 नंबर अपना क्लियर करेंगे। कैसे लिखते हैं जीवन परिचय? अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो ब्रिलियंट होंगे, वो क्या कहेंगे, अरे सर जी इंटरमीडिएट में तो साहित्यिक परिचय आता, आपने जीवन परिचय हेडिंग क्यों डाला? देखिए सबसे पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, थोड़ा सा लिख दीजिए। मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लिख देना है, ठीक है। आपको मेनली साहित्यिक परिचय पर ध्यान देना है, क्योंकि इंटर में साहित्यिक परिचय आता है। तो ऐसे जीवन परिचय हेडिंग डालिए, इनके थोड़े बहुत इनके बारे में लिखिए। देखिए डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पाणिनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग ठीक है के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। देखिए इतना बड़ा आपको, आप चाहे तो इतना बड़ा ना लिखें, आप केवल उनका जन्म लिख दें, उनकी मृत्यु लिख दें, बहुत है जीवन परिचय में, लेकिन मैंने थोड़ा डीपली बता दिया ताकि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इनका जन्म और मृत्यु लिख दें, बस बहुत है। अब देखिए महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया, ठीक है। बहुत कम उम्र में 63 ईयर की उम्र में वो चले गए, ठीक है। तो ये आपका जीवन परिचय में हो जाएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, थोड़ी बहुत शिक्षा के बारे में लिख दीजिए और उनकी मृत्यु लिख दीजिए। अब मेन तो हमारा साहित्यिक परिचय, उसको लिखेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने हेडिंग डाल रखा है साहित्यिक योगदान, लेकिन आप लोग योगदान को कट करके यहां पर कर दीजिएगा परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय कर दीजिएगा। साहित्यिक परिचय का मतलब क्या होता है? देखिए साहित्यिक परिचय नाम से आप सोचिए कि साहित्य में उनका परिचय कैसा, आखिर वो साहित्य में किन किन में उन्होंने योगदान दिया है, उसको लिखना होता है यहां पर साहित्यिक परिचय में। आप कंफ्यूज मत होइएगा, साहित्यिक परिचय का मतलब उनके साहित्य में कैसा योगदान है, उस पर एक परिचय बताइए, इंट्रोडक्शन कराइए। तो देखिए डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान एवं अन्वेषक थे, यानी कि वो जो साहित्य में थे वो एक विद्वान और अन्वेषक थे। अब ये सब चीजें आपको परिचय में लिखना होगा। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोट के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है। जायसी के पद्मावत पर इनकी जो टिप्पणी है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्ध सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये आपका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, 12th में साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखनी होती है। देखिए साहित्यिक परिचय आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा, ठीक है। जीवन परिचय में आप केवल उनका जन्म और उनकी मृत्यु लिख देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं बढ़ाकर लिख रहा हूं, मैं तो कहूंगा कि थोड़ा बड़ा मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा इसमें मैनेज करके छोटा कर दीजिएगा, ठीक है। कृतियां में देखते हैं, कृतियां जरूरी है इनकी रचनाएं। देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्न है, यानी कि इनकी कृतियां क्या क्या है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं निबंध संग्रह में। देखिए निबंध में इन्होंने पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम, पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। ये निबंध जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में हिंदी के ये पूछे जाते हैं कि पृथ्वीपुत्र किसका निबंध संग्रह है, तो आप बता देंगे हाँ वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। तो ऐसे याद कीजिए, ये सब रचनाएं बहुत जरूरी है अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में भी नंबर लाना है, ठीक है। अब शोध प्रबंध में भी इन्होंने पाणिनकालीन भारतवर्ष पर शोध किया। आलोचना ग्रंथ में इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया। संपादन में इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का भी संपादन किया, ठीक है। तो ये इनका जीवन परिचय मैंने बता दिया कि आपको जीवन परिचय लिखना कैसे होता है, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का समझ में आ गया। अब चलिए किसी एक कवि का देखते हैं। अब देखिए कवि में हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इनका जो जीवन परिचय है यानी कि 5 नंबर का ये भी आएगा कवि का भी। अब इसमें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनको भी याद कर लीजिएगा, लेकिन हम रामधारी सिंह दिनकर जी का देखते हैं जीवन परिचय। तो पहले इसमें भी जीवन परिचय हेडिंग डालना, देखिए श्री रामधारी सिंह दिनकर। उसी तरह पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर कृतियां, ठीक है। तो जीवन परिचय थोड़ा छोटा लिखिएगा, इतना बड़ा मत लिखिएगा जितना बड़ा मैंने लिख दिया है, वो जरूरी है मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ढूंढना ना पड़े कहीं। देखिए श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहांत हो गया, यानी कि 2 वर्ष के थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, ठीक है। अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता के छत्र छाया में ही ये बड़े हुए। दिनकर जी
को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला, ठीक है, मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डीलिट की मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण हैं। यानी कि इनको पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डीलिट पुरस्कार सब कुछ मिला था इनको, ठीक है। बहुत ही फेमस कवि हैं ये। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यानी कि 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और क्या हुआ, अंत में इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हो गया। देखिए स्वर्गवास हो गया, कितना बड़ा झटका लगा हमारे हिंदी साहित्य में, ठीक है, जब स्वर्गवास हुआ। तो ऐसे ही समझना है कि ये इनका जीवन परिचय है। थोड़ा छोटा लिखिएगा आप। अब पढ़ते हैं साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाएं का मतलब साहित्यिक परिचय। यहां पर परिचय लिख दीजिएगा। देखिए हेडिंग पर मत जाइएगा क्योंकि सेवाएं भी है, परिचय भी है, तो आप साहित्यिक परिचय लिखिए। इसमें क्या है उनकी विशेषता देखिए। दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वह है उनका राष्ट्रीय स्वर, ठीक है। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो जाएगा कि आखिर इन्होंने कैसी रचनाएं लिखी, क्या किया इन्होंने, ये सब इनके साहित्यिक परिचय में हमें लिखना होता है। अब आते हैं इनकी कृतियों पर। देखिए दिनकर जी का साहित्य विपुल है जिसमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषय गद्य रचनाएं भी हैं इनकी प्रमुख। देखिए रचनाएं क्या क्या हैं। काव्य रचनाओं में इन्हें रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी है, ठीक है। इनकी जो काव्य रचना है वो रेणुका है, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। याद रखिएगा, हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों में आएंगे, ठीक है। देखिए इनके इसके अतिरिक्त दिनकर जी की अन्य काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है। जैसे देखिए खंड काव्य में रश्मिरथी, कविता संग्रह में रसवंती, ठीक है, द्वंद्व गीत, सामधेनु, बापू, इतिहास की आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, ठीक है, कविच्छी, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, और स्मृत तिलक, हारे को हरिनाम आदि, ये सब इनकी रचनाएं, ठीक है। बाल साहित्य में इनके धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ठीक है। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो कृतियों में थोड़ा ध्यान देना है आपको, कृतियां इस प्रकार से लिखनी होंगी। तो आपको कभी कभी जीवन परिचय समझ में आ गया, रामधारी सिंह दिनकर जी का ऐसे लिखना है, आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने कितना नंबर क्लियर कर लिया, हमने हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े 10 नंबर के, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 40 क्लियर हो चुका है। अब 10 नंबर का और बचा है कहानी और खंड काव्य, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब तक फोड़ेंगे नहीं 90%, 95% तब तक नहीं छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए आते हैं कहानी पर। देखिए कहानी भी 5 नंबर का आता है, तो चलिए क्लियर करते हैं 5 नंबर एकदम से पक्का, ठीक है। तो देखिए पंचलाइट कहानी, मैंने बताया हिंदी में 2 कहानी इंपॉर्टेंट है। एक है भैया पंचलाइट कहानी, जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, पंचलाइट कहानी का सारांश। अब पंचलाइट कहानी का उद्देश्य भी आता है, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग सर्च कीजिएगा बस, ठीक है। और बहादुर कहानी, ये दोनों कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम पंचलाइट कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ेंगे, 5 नंबर क्लियर करेंगे। तो देखिए पंचलाइट कहानी किसने लिखा है, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने, ठीक है। इसमें 3 मुख्य किरदार हैं, गोधन, मुनरी, गुलरी का गीत, ठीक है। ये सब किरदार हैं, अभी समझाएंगे कहानी आपको, बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का चित्रण किया गया, ठीक है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, एक बिहार में महतो टोली है जिसमें बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। बहुत ही पिछड़े एरिया की बात की जा रही है। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। देखिए पेट्रोमैक्स आपको पता होगा, लालटेन जिसको जलाया जाता है, ठीक है। तो वो खरीदा और जिसे वे लोग पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे आज हमारे लोग, आज हम सब के बीच कोई मान लीजिए रेंज रोवर ले आता है या कोई फॉर्च्यूनर ले आता है, बड़ी गाड़ी ले आता है, तो क्या होता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, अभी आप ले आए फॉर्च्यूनर, ठीक है, या कोई गाड़ी ले आए बढ़िया सा, तो आप सम्मान की चीज समझेंगे। वैसे ये लोग पंचलाइट लेकर आए थे, पेट्रोमैक्स, उसको बहुत सम्मान की चीज समझते हैं क्योंकि ये पिछड़े गांव के लोग हैं, पिछड़े एरिया के लोग हैं, तो इनको बहुत बड़ी चीज लग रही है, ठीक है। अब ये सब कुछ नहीं, आगे देखिए पंचलाइट को देखने के लिए क्या होता है, टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे हम लोग 4 व्हीलर या कोई गाड़ी बढ़िया सी लाएंगे तो सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, देखेंगे अरे बहुत अच्छी है यार, कितने में पड़ी, क्या हुआ। ऐसे लोग पंचलाइट जब लेकर आए तो बहुत सारे बच्चे, गांव के जितने भी लोग थे सब देखने आ गए कि अरे क्या ले आए भैया ये।
सरदार अपनी पत्नी को, जो सरदार है वहां का जो सरपंच है, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी कि पंचलाइट जलने जा रहा है, पूजा पाठ का प्रारंभ कर लो, ठीक है। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। देखिए सभी लोग उत्साहित हैं, सब बहुत खुश हैं, लेकिन अब समस्या आती है कि पंचलाइट कौन जलाएगा, ठीक है। समझ में आया, कौन जलाएगा। अब अगर नहीं जला पाएंगे तो गांव के दूसरे गांव के जो लोग हैं मजा लेंगे। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेकर आए, आप नहीं चला पाते हैं, ठीक है, नहीं चला पाए, उसको खड़ी किए हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये लेकर आए हैं, चला पाते ही नहीं है। तो वैसे ये लोग क्या है, पंचलाइट लेकर आए, लेकिन कोई जलाना ही नहीं जानता था, कौन जलाएगा। अगर नहीं जलते तो गांव वाले, दूसरे गांव के लोग मजा लेंगे कि ये देखो लेकर आए थे, जला ही नहीं पाते, तो लाने से क्या फायदा, ठीक है। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, वही लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, अभी मजा आएगा, आगे देखिए इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। भैया आता है हीरो, जैसे आप पिक्चर देखते हैं उसमें हीरो होता है, ठीक है, वही आप भी अपने गांव के हीरो होंगे, ठीक है, जो लड़के हैं, ठीक है। तो इस गांव में गोधन नाम का एक युवक है। देखिए वो क्या करता है, वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। भैया युवक है, यंग मैन है, तो उसे प्रेम तो होगा ही किसी ना किसी से। तो गांव की एक लड़की है मुनरी, उससे वो बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसकी माँ जो है, मुनरी की माँ जो है बहुत परेशान है इससे। तो मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि जो गोधन है वो मुनरी को पटाने के लिए, ठीक है, थोड़ा इंप्रेस करने के लिए उसके घर से जब जाता है तो सिनेमा का गाना गाता है, सनम दे मैं तेरा सनम हुआ रे, ठीक है, मतलब गाना है वो गाता है, ठीक है। अब ये गाना नहीं होगा, मैंने अपने तरफ से कहा है एंजॉय के लिए, लेकिन ऐसे गाना गाते हुए चलता है, ठीक है, क्योंकि वो इंप्रेस कर सके, क्योंकि मुनरी से प्रेम करता है। अब जब इसमें मुनरी की माँ देखती है कि ये देखिए मुनरी पे लाइन मार रहा है, तो वो क्या करती हैं, वो जाती हैं पंचों से शिकायत कर देती हैं, जो पंचायत के लोग होते हैं, और इससे गोधन को बाहर गांव से निकाल दिया जाता है। लेकिन गोधन ही हीरो होता है, पंचलाइट वही जला पाएगा, बाकी कोई नहीं जानता, ठीक है। अब देखिए इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है, पंचों ने उसे बाहर कर दिया अपने जात से, गांव से, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब पंचलाइट लाते हैं, अब अगर कोई जलाना ही नहीं जानता तो बेइज्जती तो हो जाएगी, तो उसको सिर्फ गोधन ही जानता। तो देखिए मुनरी को यह पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। होता क्या है, जो मुनरी होती है वो भी गोधन से प्रेम करती है, और वो बता देती है पंचों से कि जो गोधन है वो पंचलाइट जलाना जानता है, उसको दूसरे गांव से अपने गांव में ले आइए तो वो जला देगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब गोधन आता है तो उसको जला देता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं और उसको शाबाशी देते हैं, ठीक है, उसके पीठ को ठोकते हैं, कहते हैं पंच जो है गोधन को पुनः जाति में वो वापस ले लेते हैं, क्योंकि उसकी इज्जत बच गई गांव वालों की, ठीक है, उसके कारण वह पंचलाइट को जला देता है। देखिए अब इस पर मुनरी की माँ भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, और वो क्या कहती है, मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। अरे भैया शाम का भोजन का निमंत्रण आ गया, कितना बड़ा, ठीक है, डबल धमाका, क्योंकि मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी वो प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है, ठीक है। अब देखिए पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब देखिए पंच जो हैं, जो पंचायत के लोग हैं, बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके गांव की इज्जत बच गई, तो इसके लिए वो जो है गोधन को दे देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माप, गाओ सलीमा का गाना, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे, ठीक है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी देखिए कथानक है, सजीव है, ठीक है, ये रियल कहानी है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो ये कहानी बिल्कुल रियल है, कहानी जो है बिल्कुल रियल है, यानी कि ये सच्ची कहानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। तो ये थी कहानी, पंचलाइट कहानी का सारांश। इस तरह से लिखेंगे आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसमें आप इसका उद्देश्य और इनकी जो रचनाएं हैं वो पढ़ लीजिएगा। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं खंड काव्य की। हमारा 45 नंबर क्लियर हो चुका है, 5 नंबर और बचा, उसको भी देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने जो है हिंदी के जो 7 टॉपिक थे, ठीक है, इसमें हमने सभी को पढ़ लिया। हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण, गद्यांश, पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय और कहानी पढ़ा, ठीक है। अब लास्ट में हमारा था खंड काव्य। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? देखिए खंड काव्य जो है वो अलग अलग होता है। जैसे आप मान लीजिए यूपी के जिस जिले से है, कोई बच्चा किसी दूसरे जिले से है, कोई बच्चा दूसरे जिले से है, जैसे मैं गोंडा से हूं, ठीक है, तो मेरे यहाँ त्यागपति है। अब बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें रश्मि रथी होगा, ठीक है, त्यागपति। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें श्रवण कुमार होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें अलग अलग होंगे। तो देखिए सबका अलग अलग है, तो मैं कैसे बता सकता हूं, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं त्यागपति पर बता दूं तो आप लोगों के वहां पर कोई दूसरा होगा, रश्मि रथी होगा, श्रवण कुमार होगा, तो क्या होगा?
ठीक है। तो ये स्वपठित खंड काव्य होता है, इसको आपको स्वयं पढ़ना होता है, आपके बुक में दिया होगा, इसको आप स्वयं पढ़िए। ठीक है, 5 नंबर आपका यहां पर भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये 5 नंबर आपका बिल्कुल रखा रहता है, कहीं नहीं जाता है, ये 5 नंबर हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। थोड़ा लॉन्ग वीडियो था, लेकिन आपका 50 मिनट में, लगभग 50 मिनट में पूरा ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा? कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह खंड खा भी लेकर आऊं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने खंड का को सॉल्व कराया है, अभी खंड खा बचा है। खंड खा में क्या क्या होगा? आपका हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, जो आपका हिंदी व्याकरण के प्रश्न होंगे, रसछंद अलंकार होगा, निबंध होगा, पत्र लेखन होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊं, सिर्फ एक वीडियो में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो टाइम से मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू, जय हिंद।